तो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं युवराज और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवाणु को। जीवाणु टॉपिक को हम पूरी तरह से देखेंगे कि जीवाणु क्या है, जीवाणु कहाँ पर रहते हैं, इनका आकार कैसा होता है, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं, इनके आर्थिक महत्व क्या हैं, लाभदायक महत्व लिखेंगे। और क्या देखेंगे कि इनसे जो होने वाले रोग हैं, मनुष्य में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, पौधों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पूरी तरह से हम लोग आज जीवाणु को देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीवाणु होते क्या हैं। जीवाणु होते क्या हैं, तो ये जो जीवाणु होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये देखेंगे हम लोग, और ये भी जानेंगे कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। सबसे पहले देखते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये हॉलैंड के निवासी थे। जो जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? ल्यूवेनहॉक जी थे, और ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने लार तथा दांतों की खुरचन में जीवाणु की खोज की थी, और इसीलिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब क्या है कि जो एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणु होते हैं उनकी खोज किसने की थी। ये देखिए, जो इसमें हम देखेंगे कि संबंधी खोजें हैं, जीवाणु से संबंधी खोजें हैं। इसमें एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच जी ने की थी। रॉबर्ट कोच जी ने की थी। बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की थी? एलसी कैलमेटी ने की थी। एलसी कैलमेटी ने किसकी? बीसीजी। ये बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का टीका, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी एलसी कैलमेटी ने। एलसी कैलमेटी ने एलसी कैलमेटी ने उसकी खोज की थी। जीवाणु किसने कहा था? जीवाणु की खोज तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन उन्होंने जीवाणु थोड़ी न कहा था। जीवाणु तो किसी और ने कहा था। तो किसने कहा था? जीवाणु किसने कहा था? एरनबर्ग ने कहा था। जीवाणु कहा, जीवाणु कहा किसने? एरनबर्ग ने। एरनबर्ग ने जीवाणु कहा था। किसने कहा था? एरनबर्ग ने। फिर इनको जीवाणुओं को एक वंश है, वंश वर्मीज, उसमें किसने रखा था? वंश वर्मीज में रखा। वंश वर्मीज। वंश वर्मीज में इनको किसने रखा था? लिनियस ने रखा था। कैरोलस कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस ने इनको जीवाणुओं को वंश वर्मीज रखा था। अब हमने ये देख लिया कि जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं। ऊपर इधर लिख देते हैं, जनक। जनक हैं ल्यूवेनहॉक, ये जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। लेकिन आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक, तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच जी हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये होते हैं भैया एक कोशिकीय। एक कोशिकीय होते हैं। और क्या होते हैं? यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और पाए कहाँ पर जाते हैं? तो जल, थल और वायु सभी जगह पर उपस्थित होते हैं। जल, थल, वायु सभी जगह पर पाए जाते हैं। में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तभी तो इनको पादप जगत में नहीं रखा गया है। क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल के समान वर्णक पाए जाते हैं। कुछ में पाया भी जाता है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल के समान दूसरे वर्णक पाए जाते हैं, परंतु क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये होते कैसे हैं, मतलब भोजन कैसे, पोषण के आधार पर। तो ये क्या होते हैं? ये मृतोपजीवी मतलब परजीवी होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्या होते हैं? मृतोपजीवी या फिर परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इनमें। अब इनमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी तो कुछ होगा, जैसे कि हम लोगों में, हमारी कोशिकाओं में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही जीवाणु कोशिका में मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम पाया जाता है, ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान, माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है। मतलब जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है हम लोगों की कोशिका में, वही कार्य मीसोसोम करता है जीवाणु की कोशिका में। ये ऊर्जा प्रदान करता है, जीवाणु कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मीसोसोम। इनमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं 70S टाइप के, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनका जो डीएनए होता है, उस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लिखेंगे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जनन कैसे होता है, तो जनन होता है विखंडन द्वारा। जनन कैसे होता है, जनन होता है इनमें विखंडन द्वारा। अब विखंडन तो आप लोगों को पता ही होगा कि विखंडन क्या है। तो इतने सामान्य इनके लक्षण हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनका आकार कैसे होता है, आकार में कैसे होते हैं। तो आकार के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है आकार कोकस, क्या है, कोकस, फिर दूसरा है बेसिलस, तीसरा है सर्पिलाकार, चौथा क्या है, और चौथा क्या है, कौमाकार। जो कोकस होते हैं इनको बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। बेसिलस कैसे होते हैं, छड़नुमा होते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि बताइए माइक्रोबैसिलस का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, छड़नुमा होता है, कौमाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। तो आप लोग को पता है कि बैसिलस उसमें आ गया है, माइक्रोबैसिलस, तो क्या होगा, छड़नुमा होगा, क्योंकि बैसिलस नाम में आया है। तो अगर माइक्रो होगा तो माइक्रो मतलब कि एक होगा, समझ लीजिए एक होगा, और अगर डिप्लोकोकस बोलेगा तो 2 होगा उसमें। तो सर्पिलाकार कैसे होते हैं, सर्पिल होते हैं। फिर कौमाकार कैसे होते हैं, कौमा के आकार के, कौमाकार कौन सा है, विब्रियो कोलेरी। क्या क्या हम लोगों ने देख लिया, 4 देख लिया, आकार भी देख लिया, कोकस, बेसिलस, सर्पिल और कौमाकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। संबंधी खोजें देख ली, सामान्य लक्षण देख ली। सॉरी, इधर आकार फिर से लग गया है, तो इधर हम लोग क्या देखेंगे कि जो जीवाणु के बारे में कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट वो है कि कौन सा सबसे बड़ा जीवाणु है, कौन सा सबसे छोटा जीवाणु है, वो सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं इस पॉइंट में। तो सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, सबसे बड़ा जीवाणु है बेजियोटोवा मिराबिलिस, यहाँ पर लिख देंगे IMP। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम बात कर लेंगे। तो इधर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या जीवाणु, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, सबसे बड़ा जीवाणु है बेजियोटोवा मिराबिलिस, बेजियोटोवा मिराबिलिस। जो बेजियोटोवा मिराबिलिस है वो 60 माइक्रोन लंबा तथा 25 माइक्रोन चौड़ा होता है ना, 60 माइक्रोन लंबा, 25 माइक्रोन चौड़ा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया इसका। दूसरा है सबसे कम लंबाई का कौन सा जीवाणु होता है, सबसे कम लंबाई का कौन सा जीवाणु होता है। तो सबसे कम लंबाई का होता है डायलिस्टर न्यूमोसिटिस, डायलिस्टर न्यूमोसिटिस। भी हम लोगों ने देखा
कि इनमें क्या पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। तो जो मेसोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के समान, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फिट्स जेम्स ने। इधर ही लिख लेते हैं, मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, इसकी खोज किसने की थी, फिट्स जेम्स ने खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी, फिट्स जेम्स ने खोज की थी। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसके आर्थिक महत्व देख लेते हैं कि इसके आर्थिक महत्व क्या क्या है। अब ये तो आप लोगों को पता है कि आर्थिक महत्व जो होते हैं, हानि व लाभ दोनों होते हैं ज़्यादातर। तो जीवाणुओं से कौन कौन से जीवाणु से कौन कौन से आर्थिक महत्व होते हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे, सबसे पहले हम इनके देख लेते हैं कि लाभदायक क्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं इनकी। लाभदायक महत्व सबसे पहले देखेंगे लाभदायक महत्व। तो लाभदायक महत्व कौन कौन से होते हैं। लाभदायक महत्व में सबसे पहला है भूमि उर्वरता में वृद्धि। क्या करते हैं, भूमि उर्वरता में वृद्धि करते हैं। भूमि उर्वरता में वृद्धि में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, जो आते वो होते हैं अमोनी कारक जीवाणु, जो अमोनिया को पहले लिख ही देते हैं, अमोनी कारक जीवाणु। ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन युक्त पदार्थों को, जैसे जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, पहली बात तो स्वतंत्र जीवी होते हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थों को देखो, अमोनी कारक होते हैं, तो अमोनिया के साथ जल लेके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके अमोनियम कार्बोनेट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में बदलते हैं, फिर वही अमोनिया और H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को मिलाकर अमोनियम कार्बोनेट में बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा देखेंगे, एग्जाम्पल है इसका बैसिलस माइकोइडिस। एग्जाम्पल बैसिलस माइकोइडिस। और दूसरा कौन से हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। ये तो हो गए भूमि की उर्वरता की वृद्धि में, और दूसरे हो गए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र जीवी जिसमें क्या आता है, एजिटोबैक्टर आता है। दूसरे सहजीवी होते हैं, सहजीवी कौन सा है, राइजोबियम है जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और तीसरा क्या है, नाइट्रीफाइंग जीवाणु। तो ये 3 हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक का कार्य करते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में नाइट्रोसोमोनास बदलता है, फिर जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है। तो बस इतना ही है लाभदायक महत्व में। ये वाला हो गया एक टॉपिक भूमि की उर्वरता में। अब दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे, डेयरी उद्योग में, इसी में लिख लेंगे डेयरी उद्योग में। ये वाला हो गया भूमि की उर्वरता में। इधर नहीं लिखना चाहिए था, उधर ही लिखना चाहिए था, इधर से निकाल दिया मैंने, गलत हो गया, इसमें गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। डेयरी उद्योग में दूसरा महत्व क्या है, डेयरी उद्योग में। तो डेयरी उद्योग में कैसे होता है, तो डेयरी उद्योग में क्या होता है कि जो दूध होता है, जैसे ये दूध है, तो दूध से हमको दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। किस जीवाणु का, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। लैक्टोज शर्करा है, जैसे लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलना है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से ऐसा कराया जा सकता है। ये भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से लैक्टिक अम्ल में लैक्टोज शर्करा को बदला जा सकता है, लैक्टिक अम्ल में। फिर क्या है, कैसीन प्रोटीन का आंशिक पाचन भी होता है। कैसीन प्रोटीन का आंशिक पाचन भी इसी के द्वारा कराया जाता है, जीवाणु के द्वारा। आंशिक पाचन भी इसी के द्वारा कराया जाता है। कुछ हानिकारक क्रियाएं भी अब हम देख लेते हैं। 2 उपयोग देख लिए हमने, बस है। फिर क्या देखेंगे, हानिकारक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो हानिकारक क्रियाएं क्या हैं, एक तो खाद्य विषाक्तता हो गई, डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं। खाद्य विषाक्तता में क्या है, जो टॉक्सिक पदार्थ को छोड़ने से भोजन सड़ जाता है, जो खाद्य विषाक्तता होता है। तो इनमें क्या होता है,
जो कुछ जीवाणु होते हैं ऐसे जो टॉक्सिक पदार्थ को छोड़ते हैं, जिससे भोजन क्या होता है, सड़ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, क्लास्ट्रीडियम, बाट्यूनिलम और माइक्रोकोकस। डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु क्या होते हैं, ये अमोनिया को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जो अमोनिया होती है उसको मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसका, बैसिलस डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु। जितने भी बैसिलस डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं अमोनिया को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। फिर रोग कौन कौन से, इनसे होने वाले रोग देख लेते हैं हम लोग। तो रोग दो प्रकार के होंगे, एक होंगे मनुष्य में होने वाले, एक होंगे पादपों में होने वाले। पहले देखेंगे मनुष्य में, पहले क्या देखेंगे, मनुष्य में होने वाले देखेंगे, और फिर इधर देखेंगे पादपों में होने वाले, मनुष्य में और पादपों में। तो मनुष्य में कौन कौन से होते हैं, मनुष्य में हैजा होता है। सबसे पहले क्या लेंगे, हैजा इसको क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, कोलेरा। हैजा या कोलेरा ये किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी के द्वारा। किसके द्वारा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, टिटनेस भी हो जाता है। टिटनेस हैजा होता है और क्या होता है, टिटनेस हो जाता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। क्षय रोग या टीबी हो जाता है किसके द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। टाइफाइड भी हो जाता है साल्मोनेमा टाइफी के द्वारा। और निमोनिया हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा। और क्या हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा। तो ये इतने मनुष्य में होने वाले इंपॉर्टेंट रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। पादपों में कौन कौन से हो जाते हैं, तो पादपों में कौन कौन से होते हैं, ब्लाइट ऑफ पैडी जो जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु के द्वारा होता है। अब ब्लाइट ऑफ पैडी मतलब धान, तो ये धान में होने वाला रोग है ब्लाइट ऑफ पैडी। और जेंथोमोनास ओराइजी देखकर आप लोग जान जाएंगे कि ये धान में होने वाला है। फिर दूसरा क्या है, क्राउन गाल हो जाता है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के द्वारा होता है। नींबू में सिट्रस कैंकर हो जाता है जो जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो जेंथोमोनास सोलेनियम के द्वारा हो जाता है। तो इतने रोग हैं जो पादपों में भी होते हैं जीवाणुओं द्वारा। अगले वीडियो में हो सकता है हम लोग देखेंगे, अभी जीवाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे जीवाणु के बारे में हम लोग देखेंगे कि जीवाणु का जो सचित्र वर्णन होता है वो हम लोग कैसे करेंगे। जीवाणु में जो जनन होता है वो कैसे होता है, जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि है, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में नहीं देखी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का वो प्रोफेस हमने नहीं कराया, सोचा बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग जीवाणु में पोषण में सबसे ज़्यादा पोषण पूरे जितने भी जगत है, पांचों जगत में सबसे ज़्यादा पोषण किसमें पाया जाता है, इन्हीं में पाया। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवाणु सबसे ज़्यादा जितनी भी पोषण विधि अगर पूछा जाए, पोषण विधि सबसे ज़्यादा पोषण विधि किसमें है, तो जीवाणु में है। इतनी ज़्यादा पोषण विधि इतनी ज़्यादा है, सब प्रकार के हैं। तो पोषण विधि देखेंगे अगले वीडियो में।